गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर द इल्यूज़न में आपका स्वागत करता हूं। और आज देखिए आपके लिए एनसीईआरटी बुक से खोज करके टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएसटी के लेकर आया हूं, जो आपको टीजीटी, एएमआरएस, DSSB एंड टीचिंग एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ कक्षाओं के बच्चे जो 8, 9, 10 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा। तो अंत तक देखें। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में को बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह का अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो चलिए स्वच्छ भारत अभियान पर थोड़ा सा चर्चा हम कर लें। यह जो स्वच्छ भारत अभियान है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि यह किस वर्ष किया गया था। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दें, यह महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही शुभारंभ किया गया था। आपने वीडियो देखा होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे, हाथ में झाड़ू लिए थे और एक दिन झाड़ू लगाने का कार्यक्रम किया गया था। साथ में नरेंद्र मोदी भी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान उस समय भी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी झाड़ू लगाया था। उसी समय से स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2020। अब आप ऑप्शन को देखें तो आपको पता चलेगा कि 2019, 20 और 21 तो कोरोना से ही परेशान हैं, तो इसमें ऐसा कुछ आपको सुनने नहीं मिला होगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। 2 अक्टूबर 2018, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को, यानी जो महिलाएं, पुरुषों को नहीं, जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया गया था। यह भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया एक अच्छा योजना है। और इस योजना का आपको नाम बताना है कि इस योजना का क्या नाम है। तो ऑप्शन है उज्ज्वला योजना, दूसरा है SSY योजना और तीसरा है PJJY। PJJY मीन्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ये जो बी है ना, SSY, ऐसा कोई योजना नहीं है, एक ऑप्शन के रूप में डाल दिया गया है। तो आप मेरे बात से ही समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये किसी न किसी तरह की एक पॉलिसी का नाम आ रहा है और SSY कोई योजना है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की विधवाओं को, देखिए ये स्पेशली फॉर झारखंड के लिए बनाया गया है, ना कि पूरे भारत के लिए। अभी पिछला जो सवाल था वो पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन ये वाला सवाल इसमें इसलिए मैंने लिख दिया है, झारखंड की विधवाओं को किस योजना के तहत आवास दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी कौन कौन सा आवास चल रहा है। जब इंदिरा गांधी जी आई थी, वो भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और इंदिरा गांधी जी के बारे में एक बात और बता दें, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारा देश जैसा कि ग्रामीण प्रधान देश है, तो अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वहाँ देखे भी हैं कि आज जो है लगभग सभी के घर को प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा 2 रूम और 1 बरामदा के साथ बनाया जा रहा है। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ विधवाओं के लिए, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है जो गरीबी रेखा से नीचे हो और जिनके पक्के मकान ना हैं। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा आवास योजना। पहले जो योजना चल रही थी, ये जो
प्रधानमंत्री आवास योजना, यही योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। अब तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर आवास योजना, और डी नंबर है सबके लिए आवास योजना। तो आप देखेंगे ये जो डी ऑप्शन है सबके लिए आवास योजना, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर संकेत कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा वो ऑप्शन है जो कि सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ये योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म दिवस पर लागू किया गया था, और उनके लिए लागू किया गया था जो विधवा हैं और कहाँ के हैं, तो झारखंड के हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूषित पानी पीने से प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है? फिर से रिपीट करता हूँ, भारत में दूषित पानी पीने से प्रतिदिन यानी डेली लगभग कितने लोग मर जाते हैं? दूषित पानी मीन्स वैसा पानी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ तालाब का ही पानी गंदा होता है या नदी नाला का पानी गंदा होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम यह देखते हैं कि जो पानी नल से भी आता है उसका स्वाद खराब हो या उसमें कुछ हानिकारक पार्टिकल्स पाए जा रहे हों, तो वैसे पानी को हम दूषित पानी कहते हैं। और देखिए विडंबना हमारे इस पृथ्वी की कहें, हम भारत की ना कहें तो अच्छा रहेगा, ये पृथ्वी की कहें कि 70% पृथ्वी पर जल है और फिर भी लोग प्यास से मरते हैं। तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि इतना पानी होते हुए भी लोग क्यों मरते हैं प्यास की वजह से। तो आप इसे कोशिश करें, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1400, ऑप्शन नंबर बी 1500, ऑप्शन नंबर सी 1600 और ऑप्शन नंबर डी 1700। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यही सही उत्तर होगा। यानी भारत में लगभग प्रतिदिन दूषित पानी पीने से 1600 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला है, बांध के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं 3 ही ऑप्शन ले पाया हूँ और बांध के और भी कई फ़ायदे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर बांध कहीं पर बनाया जाता है तो वहाँ पर जल का स्रोत बनेगा, वहाँ पर जल का भंडार बनेगा, और जल भंडार बनने से मछली पालन तो किया ही जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अगर पानी है तो सिंचाई भी तो होगा। अगला है बिजली उत्पादन, जहाँ पर बांध बनाया जाता है यानी बहुत सारी मात्रा में पानी को जमा किया जाता है, तो उसमें टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सभी को आप देखिए ध्यान से, तो तीनों लग रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी ऑप्शन सही हैं। और बांध के और भी कई फ़ायदे हैं, तो वो इसीलिए बांध को जो है बहुउद्देशीय योजना भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय योजना के बारे में आगे क्वेश्चन मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए बांध में अगर कहीं होता है तो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं 1 जनवरी को कि चलो कहीं पिकनिक मना के आते हैं। तो बहुत सारे डैम घूमने जाते हैं, तो पर्यटन का भी तो विकास हो रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ? मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर आप देखें 2009, ऑप्शन नंबर बी 2008, ऑप्शन नंबर सी 2007 और ऑप्शन नंबर डी 2006। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2009। आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने कहा है, यहाँ पर आपको समिति का नाम बताना ना कि व्यक्ति का नाम। किस समिति ने कहा है कि 6 से 14 वर्ष के मुस्लिम समुदाय के 25% बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं, या अगर गए भी हैं तो वो विद्यालय छोड़ चुके हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति, ये भी बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इन्होंने ऐसा नहीं कहा है। दूसरा ऑप्शन है सच्चर समिति,
और तीसरा ऑप्शन है मंडल आयोग और चौथा है कस्तूरी रंगन समिति। तो कस्तूरी रंगन समिति ने ये अभी जो NEP 2020 है उसको बनाया है, ना कि ये जो बात कही गई है वो कहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक सच्चर समिति और दूसरा है मंडल आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चर समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बांध पंजाब में है? बांध भारत में, बांध के बारे में मैं ये चारों बांध के बारे में चर्चा कर लूँ थोड़ा सा, फिर आप अंदाज करेंगे। भाखड़ा नांगल बांध जो है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये है सबसे बड़ा बांध। भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो है भाखड़ा नांगल बांध। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस जगह पर सालों भर पानी रहता होगा और ज़्यादा पानी रहने की वजह से वहाँ पर बड़ा बांध बनाया गया। अब दूसरा है हीराकुंड बांध। ये जो हीराकुंड बांध है ना, तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला ऑप्शन है जोग, इसका पूरा नाम होता है जोग या गरसोप्पा, जो कि ये सबसे ऊंचा बांध है। तो तीन ऑप्शन में तीन तरह के बांध बताया, भाखड़ा नांगल सबसे बड़ा, हीराकुंड लंबा और जोग और गरसोप्पा जो है सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये छोटा मोटा बांध है जो कि रानीगंज में पाया जाता है। अब हम चारों ऑप्शन को फिर से एक बार समझते हैं, ये बांध कहाँ पाए जाते हैं। भाखड़ा नांगल बांध ही हमारा सही उत्तर है, जो कि पंजाब में पाया जाता है। और किस नदी पर पाया जाता है? तो ये सतलुज नदी पर पाया जाता है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है महानदी उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा जो महानदी बहती है उस पर है ये। और जोग या गरसोप्पा जो है ये शरावती नदी कर्नाटक में बहती है, उसी पर पाया जाता है। और मैथन डैम जो है ये मयूराक्षी नदी पर पाई जाता है, जो कहाँ पर है? रानीगंज, आसनसोल में पड़ता है रानीगंज, वहाँ पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध। अगला क्वेश्चन है GST का फुल फॉर्म क्या है? दिन रात हम लोग सुनते रहते हैं GST तो पता है एक टैक्स है, लेकिन G फॉर क्या है और S फॉर क्या है और T तो टैक्स सबको पता है। आप अगर देखें तो कॉमन टैक्स सब में कॉमन है, तो टैक्स तो होगा ही। अब हमको पता करना है G और S। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी है गोल एंड सर्व टैक्स। ऐसा कोई टैक्स आपने सुना ही नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी की तरह। अब देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को और ऑप्शन नंबर सी को, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ और एक एस छुटा हुआ है। और एस छूटने से बहुत अंतर हो जाता है। यदि हम कहें गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन गुड्स मीन्स होता है सामान, जिसको बोलते हैं वस्तु। और एंड मीन्स और सर्विसेज मीन्स सेवा। तो एक सेवा की बात नहीं होता है, पूरा भारत में एक सेवा थोड़ी ना होता है, बहुत सारा की सेवाएं हैं। इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा, ना कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन बहुउद्देशीय योजना है? यहाँ पर देखिए बहुउद्देशीय का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ तालब सदुर्घई का अंत्येष्टि होना चाहिए। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो स्पेलिंग सुधार लें। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्वेश्चन को लिया था जिसमें कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में थोड़ी चर्चा आगे करूँगा, तो वो यही वाला क्वेश्चन है। ये इसका आप देखें कि इन ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में ज़्यादा लाभ होंगे, और जिस ऑप्शन में ज़्यादा लाभ होगा उसी को कहते हैं हम बहुउद्देशीय योजना। यानी वह योजना एक उद्देश्य के लिए नहीं, बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा बांध, क्योंकि बांध बनाने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। नौकायन होता है, पर्यटन होता है, सिंचाई हो जाता है, जल विद्युत हो जाता है, बाढ़ कंट्रोल हो जाता है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए होता है, कई प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत कितनी राशि वार्षिक प्रीमियम तय की गई है?
यानी ये जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें कितना प्रीमियम एक साल में हम लोगों को देना पड़ता है यदि आप इस योजना का लाभ उठा रहे हों तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है क्या चीज़, इसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। तो यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट में, ना कि नेचुरल डेथ या बीमारी से, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरता है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर उसने ले रखी है तो उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे। अब उसे अगर हम कहते हैं तो वो व्यक्ति तो गुजर चुके हैं, तो उनके दुखद परिवार को ही न मिलेंगे, हमारा तात्पर्य यही था। तो हम देखते हैं इसके लिए बीमा की राशि जो कितनी है। तो इसकी बीमा की ऑप्शन को देखें तो बीमा की राशि के ऑप्शन को तो है 110 रुपये, दूसरा है 300 रुपये, तीसरा है 12 रुपये और चौथा है 30 रुपये। तो इसका सही उत्तर है 12 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई थी? बालिकाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए, लड़कियों को थोड़ा सुविधा देने के लिए, ताकि वो पढ़ सके, उन्हें अच्छे घर में शादी हो, वो रोज़गार पा सके। तो इसके लिए गार्जियन जो क्या करते हैं, कुछ पैसे जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, और एक समय आने पर सरकार उसके बदले में एक मुश्त पैसा देती है। आप जिस तरह उसको निकाल सकते हैं, वो यही है सुकन्या समृद्धि योजना। तो यह योजना कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर डी 2014। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2014। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना। अब इसको समझते हैं, अटल पेंशन योजना आखिर है क्या चीज़। तो अटल से तो आपको पता चल गया कि यह भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में, यानी उनके नाम को लिया गया है ताकि उनको थोड़ा सम्मान मिल सके। तो यह योजना जो है, अब हम देखेंगे कि ये तो परिचय था, इसमें आखिर होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे श्रमिक या वैसे लोग जो सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, तो कहीं असंगठित क्षेत्र में कर रहे हो, चाहे प्राइवेट में कर रहे हो, तो उनको तो पेंशन नहीं मिलेगा ना, या उसका जो एक समय आएगा 60 वर्ष हो जाएगा तो उनको एक एक पैसा के लिए हो सकता है मोहताज होना पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या एक समय आने पर वो अपनी ज़रूरत के लिए हर बार पैसा मांगना पड़े, चाहे अपने बच्चों से मांगे या किसी और से मांगे, तो इसके लिए क्या करना है कि सरकार ने कहा कि एक पेंशन योजना लागू किया गया है। इसमें एक राशि तय की गई है, और वो कटने के बाद जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी, उसके बाद सरकार आपको पेंशन के रूप में पैसे देगी। तो आपको बताना है यह योजना कब लागू हुई थी। तो यह योजना लागू हुई थी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत कितनी राशि का बीमा मिलता है? तो चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे जीवन ज्योति योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें था कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट में मिलेगा, और इसमें है कि किसी भी तरह से आपका अगर डेथ होता है तो आपके परिवार को इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी सही वाला, यानी 2 लाख रुपये मिलेंगे। निम्न में से कहाँ पर मेट्रो रेल सेवा है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ये भारी के साथ थोड़ा इजी भी देना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो इनमें तीनों ऑप्शन जो है महानगर को दर्शा रहे हैं। तो जो भी महानगर, अब तो बहुत सारे शहरों में भी मेट्रो शुरू हो रही है, तो क्यों ना महानगर में क्यों नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा महानगर में। तो इन तीनों ऑप्शन ही सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है? अच्छाई नहीं, बुराई है। तो शादी करना कोई बुराई नहीं है,
शादी करना तो परिवार आगे बढ़ाने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, त्यौहार। त्यौहार मनाना तो ये भी कोई बुराई नहीं है। अब सी, बाल शिक्षा, ये तो बहुत अच्छा काम है, तो ये तो बुराई हो नहीं सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही, जो बाल विवाह, कच्ची उम्र में या कम उम्र में शादी करा देने से लड़कियां तो पढ़ नहीं पाती है, इसके अलावे वो जल्दी माँ बन जाती है, जिससे उनके शरीर पर और मानसिक दबाव बन जाता है, वो आगे अपना अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगला देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मनुष्य कैसा प्राणी है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी अरस्तु ने कहा था, इसे देखिए अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन पहले चर्चा कर लें फिर बताता हूँ क्या कहा था। ऑप्शन नंबर ए है, मनुष्य चतुर प्राणी है। बिल्कुल है, चतुर तो है, लेकिन क्या सभी मनुष्य चतुर हैं? नहीं, सभी मनुष्य चतुर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, असामाजिक। असामाजिक मतलब जो समाज को पसंद नहीं करता है। तो कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग असामाजिक हैं, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी, वन्य। वन्य वैसे प्राणियों को कहेंगे जो जंगल में रहते। तो मनुष्य एक समय जंगल में रहता था, हमारे पूर्वज रहते थे, लेकिन आज तो नहीं रहते हैं ना, इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला है, कम दूरी के लिए कौन सा परिवहन का साधन सही है? और ये दिन रात हमारे जीवन में चर्चा होते रहता है और घटित होते रहता है, हम इधर से उधर जाते रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लाया कि आप फील करें और इसका जवाब दें। तो जरिए देखिए, जब भी हम नज़दीक जाते हैं तो ट्रेन एक स्टेशन पे आती है ना, जितना दूर मैं उसको पकड़ने जाऊंगा उतना देर में तो पहुंच जाऊंगा। अगला ऑप्शन है वायुयान। वायुयान लंबी दूरी के लिए जल्दी तय करना हो तो वायुयान सबसे बेहतर है। जल परिवहन चूँकि सभी जगह नहीं चल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि बस जो है सड़क पर चलती है ना, तो सड़क तो गली गली में सड़क है, तो आप देखेंगे कि घर के पास तक सड़क पहुंची है। तो हम अगर कम दूरी जाना हो तो हम क्यों जाएं ट्रेन पकड़ने? हवाई जहाज का टिकट पहले बुक करना पड़ता है, जल परिवहन के लिए जल क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो सबसे बढ़िया तो बस ही हुआ ना। अगला क्वेश्चन है, तीव्रतम परिवहन का साधन, यानी इनमें से कौन ऐसा साधन है परिवहन का जो फास्ट हो, सबसे फास्ट, उसको तीव्रतम कहते हैं, यानी फास्टेस्ट। तो यह है, आप ऑप्शन आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, आप कोई भी देखें तो कोई भी कह सकता है कि हवाई जहाज ही सबसे तीव्रतम परिवहन का साधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला है, सरकार की आय का स्रोत क्या है? यानी सरकार की जो कमाई होती है, सरकार को जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं जीएसटी पर चर्चा मैंने पीछे कर चुका है, हमने किया है पीछे। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अब है सीमा शुल्क, यानी कोई भी बॉर्डर को क्रॉस करता है, चाहे स्टेट बॉर्डर हो चाहे कंट्री का बॉर्डर हो, तो उसको सामान लाने की क्रॉस करने के लिए आपको शुल्क देने पड़ते हैं। अगला ऑप्शन है आयात शुल्क, यानी कहीं से आप कोई माल मंगा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह से भी, कंट्री से या कहीं से भी आप सामान ला रहे हैं, तो उसका टैक्स सरकार को देना पड़ता है। या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आप देखिए तीनों तो शुल्क है ना, तो शुल्क यानी टैक्स, तो तीनों तरह के टैक्स जो है वो सरकार की आय का स्रोत है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी सभी। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है यह आपको पसंद आया हो। आप इसे देखते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे लगे तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।